नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 10 का साइंस विषय में टॉप 20 VBI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चन के बारे में बात हम लोग आज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों, एक ना एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में इस 20 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। तो दोस्तों, ये 5 और 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? स्टाफ का, नर्म लोहा का, पीतल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग होता है। किस छड़ का उपयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्म लोहा। नर्म लोहा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों? विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह वह कितनी वोल्ट की धारा होती है दोस्तों? 220 वोल्ट की दृश्य धारा, या 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है, यानी कि हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है वो कितना वोल्ट पर होती है दोस्तों? तो 220 वोल्ट पर होती है। और कितना, कौन सा धारा होती है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? आपका सही है कि हमारे घरों, हम सभी के घर में जो विद्युत धारा आती है वो कौन सा होती है? प्रत्यवर्ती धारा होती है। और कितना वोल्ट पर होती है दोस्तों? तो 220 वोल्ट पर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है कौन सा? कॉर्निया है, पुतली है, रेटिना है या फिर आइरिस है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेटिना। रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर क्या होता है दोस्तों? कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसका नाम क्या है? रेटिना। रेटिना पर भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर, शून्य या फिर अनंत। तो दोस्तों, एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु कितना होता है दोस्तों? तो अनंत होता है। कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? आपका सही है। स्वस्थ आंख का दूरबिंदु, यानी दूरबिंदु क्या है दोस्तों? तो जहां तक एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख दिख सके, तो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक। और न्यूनतम बिंदु की बात की जाती है तो क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम बिंदु, यानी कि न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी जो होती है वो कहाँ तक होती है? तो अनंत तक होती है। इस बात को याद कर लीजिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसका स्रोत क्या होता है? तो ना तो चंद्रमा होता है, ना नाभिकीय संलयन, ना सूर्य, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं है। ना तो चंद्रमा है, ना नाभिकीय संलयन है, ना ही सूर्य है। यानी कि दोस्तों, जीवाश्म ईंधन होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो मृत पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो ईंधन प्राप्त होती है उनसे हमको क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे ने की थी। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? आपका सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उन्हें कौन सा दोष होता है दोस्तों? तो उन्हें होता है आपका निकट दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु होता है, वस्तु को
दूर की वस्तु तो लुकाई देती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो ये था आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या है आपका सही है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु को क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। 8 नंबर समीकरण है, समीकरण दे रहा है CaCO3 और ये टूट चुका है CaO और CO2 किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है CaO और CO2 में, तो यहाँ पर एक बड़ा सा यौगिक टूट जा रहा है, तो टूटेगा तो कौन सा अभिक्रिया होता है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का क्रिया दोस्तों। तो दोस्तों साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, तो उसमें छिपी है, उसमें छिपी अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों आपका सही है। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, उसमें छिपी अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर विजातीय यौगिक बताना है कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों आपका विजातीय यौगिक है, क्योंकि इसमें देखिए चूना पत्थर भी वही होता है, खड़िया का मतलब भी वही है, संगमरमर का मतलब भी वही होता है, वही सूत्र होता है सभी का, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या हो दोस्तों अपना अलग सूत्र होता है, अलग यौगिक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा पीएच मान है जो क्षार यानी कि भस्म का पीएच मान है। 2 है, 7 है, 6 है या फिर 13 है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भस्म का पीएच मान 7 से क्या होता है ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही होगा। जो डी है ये आपका सही है, क्योंकि जो 13 है ये आपका एक 7 से ज्यादा है, इसलिए यह क्षारीय विलयन का मान देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर अधातु पूछा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ध्यान दीजिएगा कभी कभी यहाँ पर धातु भी पूछ देता है। तो अधातु पूछा हुआ है तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। ब्रोमीन जो है वह अधातु होता है लेकिन कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव होता है, लेकिन यहाँ पर धातु पूछता था उसका आंसर क्या होता है पारा। पारा जो होता है वो धातु होता है और कमरे के ताप पर द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं स्टील, उपधातु, गन मेटल, सोल्डर। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में डी क्या है आपका दोस्तों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, 1, 2, कोई नहीं या फिर 3। तो दोस्तों ऑक्सीजन की दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 अबंध पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का जब स्ट्रक्चर खींच रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि O और O के बीच द्विबंधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित में से क्यों सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, क्यों नहीं है, निम्नलिखित में से किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, निम्नलिखित में से किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, हरे पौधे को, जंगली जानवर को, नीलहरित शैवाल को या फिर फूल और पत्ते को। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता कौन है दोस्तों, तो उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों, तो वे जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हरे पौधे तो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, नीलहरित शैवाल भी बनाता है, फूल पत्ते भी बनाते हैं, यानी कि जंगली जानवर जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए दोस्तों जो जंगली जानवर है यहाँ पर यह क्या है सही है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, संभोजी, मृतजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका सही है। जो कवक होता है वो अपना भोजन स्वयं न बनाकर मृत सड़े गड़े चीजों से क्या करता है अपने भोजन को प्राप्त करता है, इसलिए कवक हम लोग क्या बोलते हैं मृतजीवी बोलते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है दोस्तों? मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा में होता है या फिर किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या फिर पैरामीशिया में? तो दोस्तों आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों आपका सही है। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली किसका बना होता है दोस्तों? नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का? तो किसका, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का बना हुआ रहता है मानव में डायलिसिस थैली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तने द्वारा या फिर बीज द्वारा? तो दोस्तों पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों आपका सही है। 20 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन करें दोस्तों, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस या रबड़ या फिर प्लास्टिक की बोतल? तो दोस्तों जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूखे खाद, यानी कि सूखे घास पत्ते। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये 20 क्वेश्चन अभी यहीं पर याद हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको इसी तरीक़ा से और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे दी गई लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नई टॉपिक के साथ।